से सबको रूबरू करवाएंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Please be seated. नमस्ते। मुंबई में मैं 1983 में 1983 में दिल्ली से आया था और दिल्ली मैं हरियाणा से आया। हिसार जगह एक छोटी हरियाणा में, और हिसार में एक छोटे गांव आदमपुर से पहुंचा। हिसार में भी और दिल्ली में भी अंग्रेज़ी भाषा का चलन बहुत कम था, पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं हुई थी। मुंबई नगरी में जब महानगरी में आया तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो छोटे शहरों से या कस्बों से आए होंगे। कितने लोग हैं जो मुंबई के बाहर के हैं यहाँ? अरे वाह, बहुत ज़्यादा संख्या है। तो आप लोगों को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा मुंबई में, आज भी कर रहे होंगे। इतने कौन से लोग हैं जो एक साल में ही आए हैं, पिछले एक साल में? साइजेबल। आप लोग तो खास करके अभी भी कुछ कठिनाइयाँ फील करते होंगे। तो आज का विषय भी यही है कि माइग्रेशन इनटू मेट्रो सिटी एक ट्रैप है। अपनी जगह एक जगह ट्रैप भी है और दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी भी यहाँ मिलती है। अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। जो छोटे शहर से लोग आके यहाँ रहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव से गुज़रते हैं, स्ट्रेस से गुज़रते हैं। जो ओरिजिनली यहाँ का स्टूडेंट है, यहाँ का रहने वाला है, उनको शुरू से ही इंटरनेट की जानकारी, डिजिटल की जानकारी, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो एक छोटे शहर से आए हुए स्टूडेंट को नहीं होती। ये स्टूडेंट का ही विषय नहीं है, ये जो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए भी आते हैं यहाँ, उनके लिए भी तकलीफ़ होती है। आप लोग लकी हैं कि आपको ये ठाकुर ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ने का, सीखने का अवसर मिला। एक युवा जिस माहौल में, जिस शिक्षा में पढ़ता है, बड़ा होता है, उसकी फैमिली लाइफ, उसका आगे का जीवन भी वैसा ही बनता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपके भविष्य को शेप करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो लोग छोटे किसी गांव से आए हैं, कोई बताएगा आप में से कि किस प्रकार की तकलीफ़ें आपको यहाँ पे मुंबई में आने पर फेस की आपने? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सहयोग जैन है। मैं साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से आता हूँ, नरसिंहपुर से। मैं यहाँ साल भर पहले ही आया हूँ और मुझे बहुत सी तकलीफ़ें हुई, जैसे खान पान से रिलेटेड और रहने से रिलेटेड, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें शाकाहारी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो मुझे उससे बहुत तकलीफ़ें हुई। और एज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत आता है, क्योंकि घर वालों से हर इंटरवल में पैसे के लिए पूछना अच्छा नहीं लगता है एज अ अडल्ट। और कौन बताना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम ज्ञानेंद्र दुबे है एंड आई एम एन एस्पिरेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस डिपार्टमेंट। मैं कानपुर के पास एक छोटा सा शहर है इटावा करके, मैं वहाँ से आता हूँ। तो मैं जब आया था तो सर बोला गया था कि आप हार्डवर्क कीजिएगा तो आप जब बड़ी शहर में जाओगे आप उनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। पर सर कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे कि एजुकेशन की क्वालिटी का, प्लस सर कुछ मेंटर्स होते हैं कि हमें जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आया हूँ तो मेरे को इसके पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था। जो Tier 1 के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एनवायरनमेंट होता है इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, तो यहाँ तो उनको कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो हमें नहीं होते हैं। तो सर कब आए थे आप मुंबई में? सर अब तो हो गए हैं 4-5 साल से। 4-5 साल जी। अब इस 4-5 सालों में अंग्रेज़ी वगैरह सीख गए हैं? जी सर, थोड़ी बहुत स्किल्स डेवलप कर ली है। डेवलप कर ली जी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। जैन सर, मैं आशुतोष झा TCET NSS यूनिट से हूँ। सर तो मेरे जो पापा हैं वो बिहार से आए थे, सीतामढ़ी करके है।
वहाँ से वो आए थे। तो जब वो यहाँ पे आए तो हमारा कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था कि जो हमें मुंबई में जो हमें जानता रहे। वैसे पहले बार मुंबई आए थे तो उनको कठिनाई ये हुई थी कि उनको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत। जैसे हमारे गांव में था तो हम खेती कर लेते थे, हम कैसे भी अपना गुजारा कर ले रहे थे। उनको भाषा में थोड़ी दिक्कत हुई और फिर जो रहन सहन है, क्योंकि हमारे गाँव का रहन सहन हम जो उगाते थे हम वो खा रहे थे, बट यहाँ पर आके हमें वो खाने के लिए कमाना पड़ रहा था और वो कमाने के लिए हमें जॉब ढूंढना पड़ रहा था, जो जॉब हमें बहुत मुश्किल से मिल रही थी। वेरी गुड, यस यू कैन। हेलो सर, मेरा नाम श्रुति शुक्ला है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से हूँ। वैसे तो प्रॉब्लम बहुत सारी फेस किया है, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की थी जब मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था भारतीय विद्यापीठ खारघर में। तो वहाँ पे पॉपुलेशन मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे वो मराठी थे, तो मुझे लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम हुआ। हालांकि अब तो मैंने सीख लिया है, पर अभी मराठी बोलती हो कि नहीं? अभी हाँ, टूटी फूटी बोल लेती हूँ। अच्छा। पर स्टार्टिंग में मुझे लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम हुआ था और एजुकेशन भी मेरा हिंदी मीडियम से था, तो इंग्लिश भी इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यस बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम हितेश हड़कर है। मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। सर मैं बिलोंग करता हूँ एक टियर 3 सिटी और आप बोल सकते हैं एक कस्बे से। तो मैं जब यहाँ पे 2 साल पहले मुंबई में आया तो मुझे हर एक चीज़ में कुछ ऐसा पिछड़ापन ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पे मुंबई के बच्चे हर एक एस्पेक्ट में मेरे से कुछ थोड़ा आगे है, इंग्लिश फ्लुएंसी कुछ भी, तो वो मेरे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्ड हुआ था और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। तो उसको हम कोप अप कैसे करें सर, जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए? अपनी एक बात बताता हूँ। मैं 1983 में मुंबई आया। एक एसएल पैकेजिंग नाम की कंपनी हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश की। उसके लिए लोन भी चाहिए था। कोई मित्र बन गए यहाँ। तो मुझे एक दिन की ख़ास बात याद है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के दफ्तर में वो मुझे लेके गए। जो ब्रांच में मैनेजर वगैरह थे उन्होंने लोन की एप्लीकेशन प्रोसेस करने से भी मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि सुभाष जी आपका तो एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का, आप तो ट्रेडिंग का काम करते हुए आए हैं, चावल बेचते हुए आए हैं, क्योंकि हमारा पुश्तैनी काम था फूड ग्रेन का। तो किसी से सिफारिश करके दोस्त के साथ चेयरमैन के दफ्तर पहुंच गया मैं। तो अंग्रेज़ी पूरी आती नहीं थी बोलना, तो जो कुछ भी जैसा भी बोला गया बोला मैं। और थोड़ी देर बाद बाहर निकले, उन्होंने कहा नहीं मैं कहूँगा, आपका भी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, आश्वासन दिया उन्होंने। तो जब मैं बाहर आया तो मेरे मित्र ने मुझे कहा अब मैं तेरे साथ आगे कभी भी किसी मीटिंग के लिए नहीं आऊँगा। तुम तो बहुत गलत अंग्रेज़ी बोल रहे थे। हाँ, मैंने कहा भाई देखो, अंग्रेज़ी मेरी मातृभाषा नहीं है। अगर हिंदी गलत बोलूं तो आप मुझे दोषी ठहरा सकते हो। आपने पूछा कि क्या भाषा की वजह से जो पिछड़ापन हो जाता है उससे कैसे हम कोप अप करें। तो मानिए ये बात कि अंग्रेज़ी हमारी मातृभाषा नहीं है। जो चीज़ मुझे बचपन से मेरे माँ बाप ने सिखाई, मेरे दोस्तों ने सिखाई, मेरी धरती की जो सुगंध है जो मुझे समझ में आई, मराठी भाषा सिखाई, उसमें यदि गलती करो तो शर्म आपको आनी चाहिए। मैं फिर बोलता ही रहा। कभी मैंने मेरे मन में कभी भी हीन भावना, मैंने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने दिया। और उसका रिज़ल्ट है कि मैं समझता हूँ मैं अभी ठीक ठाक अंग्रेज़ी बोल भी लेता हूँ, सबसे बात कर लेता हूँ अंग्रेज़ी में। और क्या बातचीत है? एनी अदर इशू? जय हिंद सर, मेरा नाम स्नेहा है। मैं TCT NSS यूनिट से हूँ। सर मैं 10 साल तक मुंबई में रही थी, मतलब प्रॉपर मुंबई में नहीं, सबअब साइड में। एंड फिर मेरे पापा सरकारी ऑफिसर है, तो फिर उनका ट्रांसफ़र एक टियर 3 सिटी में हुआ था। फिर 5 साल वहाँ पे मैंने बिताए थे। वापस मेरे पढ़ाई के लिए उन्होंने मुंबई में ट्रांसफ़र लिया था। तो जब मैं 10 साल तक यहाँ रही थी तो मुझे कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील होता था। जैसे मेरा माइंडसेट और मेरे साथ जो है उनका माइंडसेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क। कोई चीज़ मेरे लिए नॉर्मलाइज नहीं थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज थी। तो फिर मैं उनके साथ मिलजुल नहीं पाती थी, जिससे फ्रेंडशिप में भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत अकेले अकेले रहने लगी थी। मैं जानती सबको थी, पर ऐसे घूमना फिरना ये सब मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचाने लगी थी। तो ये एक तकलीफ़ है जो मुझे फ़ील हुआ था। अभी भी है क्या?
हाँ सर, अभी भी थोड़ा अभी सा भी लगता थोड़ा है। होता है। हाँ सर। बिल्कुल, स्नेहा की बात अच्छी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप यंगस्टर्स हैं, आज यहाँ मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप को कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन दिल्ली में और राजस्थान से आप आए हैं, आप कहीं इवन बम्बई सबर्ब से आई हैं, आपके गले नहीं उतरेगा जल्दी से। और यहाँ इंडिया से अगर आप चले जाएं लंदन या पेरिस या अमेरिका चले जाएं तो वहाँ और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको भारतीय माइंड मेंटली वी कैनॉट एक्सेप्ट, वी कैनॉट इवन टॉलरेट इन आवर थॉट प्रोसेस। और भारत की तो एक विशेषता है, खासियत है, पग पग भाषा और डग डग पानी बदलता रहता है। आपको पता है कितने डायलेक्ट्स हैं भारत में? बड़ी लैंग्वेजेस मानी जाती है, 9 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन डायलेक्ट्स कितने हैं आप में से कोई बताएगा? सर 6000 6000 प्लस। यू आर गेटिंग क्लोजर। 9000 से ज़्यादा डायलेक्ट्स भारत में हैं। तो इसी प्रकार से उसी को आप इस पर लगाएंगे, लागू करेंगे। आपके गांव में जो चीज़ समाज को स्वीकार है वो जब देखें अगर कि मुंबई में क्या है, और बल्कि आपको ज़रूर गांव में सुनने को मिलता होगा कि बेटी तुम बिगड़ तो नहीं गई मुंबई जाके। तो माँ बाप जो हैं वो यही सोचेंगे। जो आपका आपस में जेल नहीं हो पाते हो फ्रेंड्स के साथ, उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स आता है, अपनी जगह सही है वो, और उससे लड़िए मत, फाइट मत करिए, एक्सेप्ट इट एज ए रियलिटी। अपने आप को कमी मत समझिए कि मैं यहाँ मुंबई में कल्चरली फिट नहीं हो रहा हूँ या कल्चरली फिट नहीं हो रही हूँ। आप उल्टा सोचिए ना कि जो बम्बई में रहने वाला लड़का या लड़की है वो आपके साथ कल्चरली फिट नहीं हो रहा है। इतना सोच लेंगे तो वो तकलीफ़ आपको गायब हो जाएगी। और इन्हीं सब बातों को करने के लिए आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारे बीच में एक मेहमान हैं, पद्मश्री कल्पना सरोज जी। कल्पना जी अपने नाम के अनुरूप ही उनका जीवन गुजरा है। 12 साल की थी, कल्पना भी नहीं की थी इस बच्ची ने, उनकी शादी कर दी गई। उस ससुराल में आके उनको जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मिली, उसने उन्हें एक गलत काम करने की भी कल्पना दे दी। आत्महत्या करने तक का मन में उनके आ गया, लेकिन हिम्मत आई, अपने माता पिता के पास गांव छोटे में चली गई वापस, और फिर अपनी कल्पना की उड़ान भरी और इस महानगरी में मुंबई में आ गई। आके बड़े छोटे मोटे काम धंधे शुरू किए। उन कामों को करते करते बिल्डर बन गई। सन 2000 में करीब 2-2,500 वर्कर कामिनी ट्यूब्स, कामिनी इंजीनियरिंग और ऐसी जो संस्थाएं थी उसमें काम करने वाले लोग इनको मिले, इनसे प्रार्थना की कि भाई आप बिल्डर सक्सेसफुल बन गई हैं, लेकिन ये फैक्ट्री अगर कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो हम सब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, इत्यादि इत्यादि। इन्होंने उस कंपनी की बागडोर संभाल ली और उन लोगों की नौकरियां बचाई, और वो कंपनी आज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2013 में पद्मश्री से नवाजा। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल्पना जी, आप बताइए, एक छोटी जगह से मुंबई आने में क्या क्या तकलीफ़ें हुई? बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। अभी मैंने बच्चों का सुना है। तो मैं जिस गांव से आई हूँ उस गांव में आज भी 100 घर है सिर्फ। तो उस वक्त जिस वक्त मेरा जन्म हुआ होगा वहाँ कितने घर रहे होंगे। एक्चुअली मेरे बाबा पुलिस में थे और मैं पुलिस हवलदार की बेटी थी। किसी कारणवश जो आपने बताया अभी 12 साल में शादी हुई, शादी किस तरह से टूटी और फिर मैं जैसे बोझ बन गई धरती पे भी और मैं अपने माँ बाप के लिए भी। तो फिर मैंने इसीलिए पॉइज़न भी पी लिया
अब पॉइज़न पीने के बाद में फिर लोगों ने वही ताने देना शुरू कर दिया कि अरे तुम कैसी लड़की हो, तुम अगर मर गई होती तो लोग कहते महादेव की बेटी ने ज़रूर ऐसा कोई काम किया होगा जिसकी वजह से ये मर गई। तो ये बात जो है वो दिल की गहराई तक मेरी पहुंच गई कि हमारे दुख सुख का किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर हम मर जाए तो भी कोई लेना नहीं है, जी जाए तब भी नहीं है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्यों नहीं हम कुछ करके जी ले। और ये सोच के फिर मैंने सोचा मैं कुछ कर लूँगी। लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात। अरे दोस्तों, आपने सुना कि उस हताशा में उन्होंने जहर तक पी लिया था, किसी प्रकार से बच गई, और मन में ये भावना आ गई कि जब मेरे मरने जीने से दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं भी दुनिया को कुछ एक नोक पे रख के दिखाऊंगी और मैं कुछ करके दिखाऊंगी। जी। तो जब मैं मुंबई आई, ठीक है, और यहाँ आने के बाद में दिल में तमन्ना तो थी कि मैं कुछ कर दिखाऊंगी, बड़ी बन जाऊंगी, लेकिन ये सारा माहौल देख के मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं क्या करूंगी। तो मैं सिलाई जानती थी, तो मैं लोअर परेल में काम को लगी। किसी ने मुझे लगा दिया कि भाई चलो यहाँ पर काम कर लो। अब वहाँ पे काम कर लिया तो पगार मुझे मिला 2 रुपये रोज़ और 60 रुपये महीना। ओहो, ठीक है। मुझे ट्रेन में जाना नहीं मालूम, लोकल मैंने देखी नहीं थी। हाँ। तो मैं लोकल में बैठूं कैसे, जाऊं कैसे। तो इस तरह से मतलब कुछ दिन तो मेरे यूं ही गुजर गए कि मैं बैठ जाती थी कोई भी ट्रेन में और कहीं पर भी उतर जाती थी, और वो लोअर पर आता ही नहीं था। तो इस तरह से मुझे बहुत तकलीफ़ें हुई। कहीं बार मैं ट्रेन से गिरी, कहीं बार जो लेडीज़ लोग थे तो वो सीढ़ी बना के मुझे उतर गए, और इस तरह से फिर मैं एक दिन VT स्टेशन तक पहुंच गई, क्योंकि सेंट्रल रेलवे चली गई थी। तो वहाँ बैठी रोते रही कि मैं तो ट्रेन में भी बैठ के जा नहीं सकती हूँ, तो ये मैं क्या तरक्की कर पाऊँगी, क्या होगा मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आई तो हूँ बॉम्बे, पर नहीं होगा मेरा कुछ। तो इतनी दिक्कतें हुई कि मैं अपने घर तक पहुंच नहीं पाती थी सीधी तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप में से कोई है जिसको अभी भी ट्रेन का सिस्टम मुंबई का नहीं पता हो? अरे वाह, देखिए देखिए अभी नहीं मालूम है तो बताइए। बहुत अच्छी बात है। हाँ। खैर, तो इस तरह से तो जो पैसे मैं कमाने लगी, बाद में तो मैं मशीन पे बैठी अच्छा पैसा कमा रही थी, तो वो 200-250 रुपये महीना कमा रही थी। पहली बार देखा था कि ये मेरी अपनी कमाई है जो 100 की नोट है। हाँ। इससे पहले 100 रुपये भी नहीं देखा था। 100 रुपये का नोट कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि मेरे बाबा की पगार 300 रुपये थी और 300 रुपये माँ के पास जाते थे। अभी हमारे पास खर्च के लिए आएंगे तो 4 आने 8 आने 10 पैसे 5 पैसे, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते। मतलब उस ज़माने की बात है। आपको भाषा की दिक्कत भी आई क्या? मराठी तो खैर मुंबई में बोलते हो तो कोई तकलीफ भाषा की नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी ना बोलना पाना है उसकी भी तकलीफ हुई क्या? हाँ, इंग्लिश मैं तो 10वीं पास भी नहीं हूँ। 10वीं तक गई थी, लेकिन एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई। कॉलेज का दरवाज़ा मैंने देखा ही नहीं किस तरह से होता है, तो इंग्लिश कहाँ से आती। एक्चुअली इंग्लिश मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, बट फिर मेरे ज़िंदगी में स्ट्रगल ही इतना बढ़ गया। आप देखिए, आज ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट्स को ठीक से अंग्रेजी नहीं लिखनी आती आज भी। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को। अच्छा। बहुत से, जब मैं अपने बिजनेस के लिए इंटरव्यू करता हूँ और मैं कहता हूँ अच्छा एक लेटर ड्राफ्ट करो किसी काम के लिए, तो ठीक से लेटर ड्राफ्ट नहीं कर सकते। सही है। चल बताइए अब। हाँ, तो इसी तरह से फिर मैंने अपनी फैमिली को यहाँ बुलाया, क्योंकि मैं घर से बड़ी बेटी मैं ही थी, तो कभी खाना मिलता कभी नहीं भी मिलता, क्योंकि इतने बड़े परिवार को संभालना है, इतने कम पैसों में संभालना है, ट्रेन का पास है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कई बार ऐसे होता था कि मेरे पास में 60 पैसे नहीं हुआ करते थे उस बस के लिए, तो मुझे कुर्ला से चेंबूर तक चल के जाना होता था। ओहो। कई बार, क्योंकि कुर्ला से चेंबूर तक पैदल चली जाती थी। कई बार पास ख़त्म हो जाता था, लास्ट के 2-4 दिन रहते थे, पास ख़त्म हो गया, तो कई बार ऐसे होता था कि चलो ट्रेन में, और दिल में एक ये भी था कि मैं तो गुनाह कर रही हूँ ना, मैं ट्रेन में विदाउट टिकट बैठ रही हूँ, तो ये तो बहुत बुरी बात है, बट करूँ क्या, चारा नहीं है। यहाँ बस नहीं है तो मैं पैदल जा सकती हूँ, लेकिन कल्याण से मैं कुर्ला तक कैसे चल के आ सकती हूँ, तो मुझे ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा। तो मैं यूं ही माफ़ी मांग लेती थी कि ओके ठीक है, मैं दरवाजे में खड़ी रह जाती हूँ। हाँ। सीट पे नहीं बैठूंगी, क्योंकि टिकट नहीं। हाँ, देखिए क्या सोच है। मैं मुंबई कर ही हूँ, क्योंकि आज मुझे यहाँ रहते हुए
40 साल के से ऊपर हो चुके हैं, बिना टिकट बैठने में हिचक नहीं करेगा। लेकिन ये क्योंकि छोटे गांव से आई थी तो पैसा नहीं था जेब में, तो मैं सीट पर नहीं बैठूंगी, दरवाजे पे खड़ी रहूंगी। ये सोच भी जो है एक भारत की जो सच्चाई है वो दर्शाती है। जी, तो इस तरह से मीन्स कुछ दिन गुजर गए और मेरी छोटी बहन जो मुझसे छोटी थी वो अचानक बीमार हो गई और बहुत बीमार हो गई। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये अगर है तुम्हारे पास तो इसका इलाज हो सकता है। उसके पेट में पानी वानी भर गया था वो कुछ निकालने के लिए। अब यहाँ 200 रुपये नहीं है हमारे पास, 2,000 कहाँ से आएंगे। और देखते देखते मेरी बहन जो है वो तड़प के मर गई। और जब मर रही थी तब वो कह रही थी कि दीदी मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। और कितनी मजबूर और लाचार थी मैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और इसलिए मेरी बहन तड़प के मेरे सामने मर रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये बात जो है ना वो दिल की गहराई तक हो गई कि अगर पैसा इंसान के पास नहीं होगा तो उसके अपने इस तरह से छोड़ के चले जा सकते हैं। तो पैसा इंसान की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है उसको कमाना, वरना तब पर मुझे पैसे का कुछ ऐसा ये नहीं था। उसका पैसे का कोई आपको लालच नहीं था, लेकिन बहन मरी, हाँ, उस समय आपको पैसे की महत्व मिली। जी जी। और उसके बाद आपका एक जीवन का अलग अध्याय शुरू हुआ। जी। तो संघर्ष मनुष्य को मजबूत बनाता है जी। ये तो सुना था हमने सबने, लेकिन उसका असल रूप देखने को आज कल्पना जी के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो आप बताइए कि आप बिल्डर जब बनी तब तक तो स्वाभाविक है कुछ पैसा आपने कमा लिया था जी। उसके बाद की आपकी जर्नी की 1-2 कुछ घटनाएं बताइए जो आज भी आपको याद होंगी। जी सर, मैं बिल्डर जो बनी तो उसका मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि वो भी उतना ही ज़रूरी है। लिटिगेशन वाला एक प्लॉट था जो मेरे पास आ गया था, क्योंकि मैं सोशल में काम करने लगी थी तो लोगों को बड़ा विश्वास हो गया था कि ये लेडी जो है अच्छा काम करती है। तो वो डिप्टी कलेक्टर को मैंने पेपर दिखाए कि देखिए साहब ये पेपर मेरे पास आए हैं और ये ज़मीन मैं लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने कहा साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मैंने बड़े मेहनत के पैसे हैं मेरे जो मैंने उसको दिए हैं और आगे मुझे देने भी है, तो रास्ता बताइए कि क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला एक पुल निकालना होगा। पुल निकालने के लिए आपको कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी, तभी जाके पुल निकलेगा, तब जाके तुम कुछ कर सकोगी। बाद में सीलिंग निकालना होगा। तो रास्ता उन्होंने बता दिया। उस रास्ते पे चलते हुए 2-2.5 साल मेरे गुजर गए, लेकिन मैंने उसको क्लियर किया। और जिस वक्त वो क्लियर हुआ वही 2.5 लाख का प्लॉट मेरा 50 लाख का हो गया। 50 लाख का हो गया। तो तब से आपकी ये नया एक अवतार आपका शुरू हुआ। इससे पहले कि हम आपसे आगे चल के आगे की यात्रा का आपका विवरण सुने, स्टूडेंट्स आपके कोई क्या क्या सवाल हैं कल्पना जी से? मैम, आपने कहा कि आप 15 या 16 साल की उम्र में मुंबई आ गई थी, तो मैं आपसे ये एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूंगी आज कि आज अगर आपको 5 मिनट दिए जाए उस 15 साल की कल्पना के साथ, तो आप क्या सलाह है जो उसे देंगी जिससे उसका आगे का सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाए और आज हमारे सारे बच्चे भी उस सलाह से क्या सीख पाएँ? मैं तो यही कहूँगी कि देखिए इंसान है, उसके ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती है ना। तो जब तकलीफ़ें आएंगी तो उसका सामना करने की ताकत हम में होनी चाहिए, वो विश्वास हमारा अपने ऊपर होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर करुणा निकुम है। मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ से हूँ और मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जैसे एक स्त्री के तौर पे प्रश्न करना चाहती हूँ कि गांव में या फिर छोटे शहरों में एक स्त्री को बहुत अलग वे में जांचा जाता है। अगर वो शादीशुदा है तो उसको कब बच्चे पैदा करने चाहिए, उसको किस तरह का पहनावा पहनना चाहिए, उसे किस तरह से रहना चाहिए, हर व्यवहारिक रूप से सामाजिक रूप से उसको जज किया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि आप अकोला में होती और मुंबई नहीं आई होती, क्या आप इस प्रगति के सफ़र में इस ऊंचाइयों पर पहुंच पाती अकोला में रहते हुए, या आपका मुंबई आना ज़रूरी था?
ज़रूरी नहीं कि हर कोई मुंबई या बड़े शहर में ही जाए तभी उनका जीवन बन सकता है। वो जिस शहर में, जिस गांव में, जहाँ पर भी रहती है, वो अपने तौर तरीके से या अपने संस्कार से उस तरह का जीवन जी सकती है जिस तरह का उसको चाहिए। ये मेरे साथ में भी हुआ जब मैं काम करती थी। उस ज़माना तो वो बहुत अलग था ना, 70-75 का ज़माना कैसे था। जब हम काम कर रहे थे तो लोग यूँ ही, अरे कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसको मिल रही है, किसको नहीं। तो ये सारी चीज़ें सब होती है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बहुत दुख होता था, बहुत रोती थी मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इन सारी चीज़ों को भूलना होगा। यहाँ से सुनो, यहाँ से छोड़ दो और अपना काम करो सीधे पढ़ के। तो जैसा उन्होंने कहा, हमारे देश की एक ये भी खासियत है, वी आर वेरी जजमेंटल। आप किसी पान की दुकान पे खड़े हो जाइए और राह चलते हुए एक लड़की जा रही है, उसके बारे में आप वहाँ पे चर्चा कर लीजिए, पूछ लीजिए। वहाँ जो लोग खड़े होंगे वो उसके बारे में 4 जजमेंट वहीं खड़े खड़े पास कर देंगे, चाहे वो जानते भी ना हो उस लड़की को या लड़के को, किसी के बारे में भी। समस्या हमारी भी क्या है, जैसा उन्होंने कहा कि दुनिया तो क्या, वो का गाना है ना एक, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो लोगों की बात सुन के जीवन जो भी यापन करता है तो उसको कष्ट आता है और आएगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव, मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ जी। एक मेरा क्वेश्चन है, आज का जो जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो छोटे छोटे फेल्योर में डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं जी। तो आप उस सिचुएशन से गुजरी हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है जी, प्रोफेसर जी। साहब का, बताइए। हाँ जी, तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने छोटी छोटी बातों से डिप्रेशन में तो जाना ही नहीं चाहिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी है, आपको जीनी है। हमको ये नहीं ये करना है, ये करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मैं अपने तरफ से कहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया। मैं भी जाती थी डिप्रेशन में, मैंने भी जहर पी लिया। उसके बाद भी मैंने वहाँ से निकल के मैंने देखा मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है इस दुनिया को, और आज मैंने दिखा दिया। जहाँ एक लड़की को 100 रुपया मतलब मालूम नहीं था, आज वो हज़ारों करोड़ गिन रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन सारी चीज़ों से निकली हूँ मैं। मोदी जी ने कहा है, आप इस पे देखिए कि अगर किसी को आत्महत्या करना दिल में आया अगर, तो आप कल्पना सरोज को मिलो करके, ऐसा उन्होंने भी बोला है। बिल्कुल, उन्होंने बोला। आई एम कृष्णा धर्माधिकारी फ्रॉम BCA डिपार्टमेंट। जैसे आपका जो लाइफ था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं शहर में गांव से, तो उनका लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। ऐसे स्टोरीज़ गांव में लोग सुनते हैं, तो उसकी वजह से लोगों को डर लगता है शहर में आने के लिए। तो इसीलिए वो उस डर से वो कैसे लड़ सकते हैं? उस डर से कैसे लड़े? तो उसके लिए एक किस्सा, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, उसके लिए मैं किस्सा बताना चाहूँगी आपको। मैं बिल्डर कैसे बनी थी, मैं बिल्डर बनी थी ना, वो सारा मैंने प्लॉट क्लियर किया, सब कुछ किया। अब मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है ना कि मैं बिल्डिंग बनाऊं। मैं तो धीरे धीरे एक प्लॉट की वैल्यू तो 50 लाख हो गई, लेकिन बनाने के लिए भी तो 20 लाख और चाहिए। हाँ। तो फिर मैंने ये किया कि एक सिंधी पार्टनर ले लिया, 65% उसका, 35% मेरा, क्योंकि ज़मीन मेरी है, बनाएगा वो और बस हम ले लेंगे इस तरह से। लेकिन उस वक्त उस एरिया के जो लोग हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि एक लेडी, मैं बुद्धिस्ट हूँ, एक बुद्धिस्ट है, ऊपर से एक औरत है, और वो भी बिल्डर वाला काम करेगी, जबकि वो जेंट्स का है। ये समाज को कई लोगों के गले नहीं उतरा। हाँ। तो इन लोगों ने मेरा सुपारी दे दिया। अच्छा। तो मैं नहीं डरती थी, तो फिर इन लोगों ने कहा 5 लाख का, उस वक्त 99 में मेरा 5 लाख रुपए का सुपारी दिया गया। अरे बाप रे। ठीक है कि इस औरत को, ये डरने वाली है नहीं, इसको मार डालो इस तरह से। मैं ये बच्चों को पूछना चाहती हूँ कि आपको पता चले कि आपको कोई मारने वाला है, डिसाइड हो गया है, आपकी सुपारी दी गई है, तो बताइए वो डर की बात जो आप कह रहे हो, तो क्या करोगे आप? चले जाओगे अपने गाँव? क्या होगा अपने सपनों का? क्या करोगे फिर जब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना है? तो मैंने क्या किया कि उस वक्त मैं कल्याण में रहती थी, तो थाना में भुजंगराव मोहिते कमिश्नर थे।
मैं उनके पास सीधा चली गई हाँ। कि साहब मुझे ना कोई मारने वाला है। तो उनको भी हंसी आ गई, तुम्हें मारने वाला है और तुमको पता भी चल गया। मैंने बोला हाँ साहब मुझे पता तो चला है, मैं उसका नाम नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे मारने वाला है कोई। आप पुलिस है ना, आप इंक्वायरी कर लीजिए, आप इंक्वायरी करिए, आपका काम है। हाँ तो उन्होंने एरिया के कल्याण के डीसीपी को फ़ोन किया, डीसीपी ने एसीपी को किया, एसीपी ने कोर्सेवाड़ी पुलिस स्टेशन को किया। तो उन लोगों ने तलाशा तो उनको पता चला कि ये ऐसी गैंग है, ये ऐसे छोटे मोटे काम ये करते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा, तो पुलिस ने अपना काम किया, उनको पकड़ा। क्या किया वो, मुझे कमिश्नर साहब ने बुलाया कि हो गया तुम्हारा, अभी आप एक काम करो कि आप ना अपने साथ में सिक्योरिटी रखो। अगर आज तुम्हें पता चला ना, क्योंकि तुम बिजनेस में आई हो, आज पता चला तुम्हें कोई मारने वाला है, कल शायद तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कोई मार भी जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा, पता भी नहीं लगेगा। तो ऐसे करो, सिक्योरिटी रखो। तो मैंने कहा साहब सिक्योरिटी लेकर क्या करूँगी, देना है तो रिवॉल्वर लाइसेंस दे दो। अच्छा, वेरी गुड। देखिए अब आप देखिए उनकी हिम्मत थी अपने अंदर। हाँ, तो कहने लगे क्या तुम मारोगे? मैं बोला नहीं साहब, मैं बुद्ध की पायक हूँ, मैं तो चींटी भी ना मारूँ, लेकिन अगर कोई मुझे मारने आया तो कम से कम उसके टांग पे मारूंगी, हाथ पे मारूंगी, कहीं तो गोली मारूंगी, अपने आप का बचाव कर अपने आप को बचाऊंगी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सबको कहना चाहती हूँ कि शायद मैं भारत की पहली ऐसी औरत होंगी जिसको दूसरे दिन 11 बजे बुलाया और शाम को 6 बजे मुझे रिवॉल्वर लाइसेंस दिया। वेरी गुड। एक दिन में साहब मुझे 99 की बात। तो ये एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो दर्शक इस कार्यक्रम को घर में बैठे देख रहे हैं, अगर आपकी नीयत ठीक हो, आपकी अप्रोच सही हो, तो ये सिस्टम भी काम करता है, सिस्टम भी आपको सपोर्ट करता है। कृष्णा धर्माधिकारी, आपने प्रश्न पूछा, तो डर जो है ना इंसान का, किसी भी चीज़ का डर हो, हम इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि अगर मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, आज आप पढ़ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपने मन में सोचा कि मैं फ़ेल हो गई तो क्या करूँगी, मैं फ़ेल हो गया तो क्या करूँगा इस एग्ज़ाम में। वो आपने आगे की बात सोची, वो सोचते सोचते आपका डर इतना बढ़ा कि आपको वो वाकई लगने लगा कि मैं फ़ेल हो गया या फ़ेल हो गई। फ़ेल अभी हुए ही नहीं हुआ, एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। तो डर बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करता है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, जैसा कि इन्होंने किया, अपने आप को प्रेजेंट में रखते हुए अब मुझे क्या करना है इस समय, तो कोई डर भी नहीं सताएगा, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी आपको परेशान करे। तो कल्पना जी अब आगे चलते हैं जी। कमानी ट्यूब्स को आपने कंट्रोल लिया, BIFR से, बैंकों से, सबसे बातचीत करके आपने उनका कर्जा भी चुकाया। मैं अपने आप को अच्छा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर मानता हूँ जी, या लोग कहते हैं मेरे बारे में, लेकिन मैंने 1984 में कल्याण में एक कंपनी खरीदी थी, सॉलिड कंटेनर के नाम की जी। वो नुकसान में चलती थी, पर मैं उसको कामयाब नहीं कर पाया। 5-6 साल ही कोशिश की लेकिन नहीं कामयाब कर पाया, बेचना पड़ा। जी, तो आपने कैसे किया उसको? जी, तो पहले थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड थोड़ा बताती हूँ मैं कि ये कंपनी जो है ये गांधी जी के शिष्य रामजी भाई कमानी, स्वतंत्र सेनानी, उन्होंने बनवाई थी कुर्ला में। जी जी। तो कुर्ला में कमानी मेटल्स, कमानी इंजीनियरिंग और कमानी ट्यूब्स, इस तरह की 3 बड़ी कंपनियां थी। तो कुछ वर्कर जो कल्याण डुम्बेली उस साइड में रहते हैं, तो इन लोगों को पता था कि मैं कुछ समाज के लिए काम करती हूँ, तो इसको पकड़ के वो लोग मेरे घर पर आए और हमें कहने लगे कि हमारी कंपनी का लिक्विडेशन का नोटिस निकल चुका, मैडम आप अगर इसको टेक ओवर करें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी चल रही थी और 100% बोनस हमको मिल रहा था, लेकिन सवाल ये है कि आज हमारे 93 वर्कर्स भूख और प्यास से मर गए हैं। ठीक है, मर गए हैं क्योंकि 25 साल बंद पड़ी हुई कंपनी थी जिसको मैंने टेक ओवर किया। ओहो, चालू कंपनी को नहीं किया। 25 साल बंद पड़ी हुई। हाँ, वो बंद पड़ी थी, सिका में थी, मतलब सिका एक्ट लग चुका था, BIFR में गई हुई थी। ठीक है, अब वो BIFR में कंपनी जाने की वजह से 2 कंपनी चली गई और एक कंपनी जाना नहीं चाहिए, इसलिए वर्कर मेरे पास आए थे। अब मेरे पास आया और जब मैं
कमानी में हमारा यहाँ बलाड पियर में ऑफिस है, कमानी चैम्बर, तो वहाँ बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। अब बोर्ड की मीटिंग में करीबन 4-5 बैंकों की लायबिलिटी थी, तो वो सारे डायरेक्टर वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे किए, उनके सवालों के जवाब शायद मैंने सही दिए, इसलिए उन्होंने कहा कि एक काम करो, आज से अभी से हम आपको एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, लेकिन जो भी पैसा अभी खर्च होगा आपका डे टू डे का, तो वो आप करोगी, मैं करूँगी, और कंपनी आपको मिलेगी जरूरी नहीं या मिलेगी या नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ। हो सकता है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लाइन में आप खड़े हो, आपके पैसे हो जाओगे, आपका पैसा डूब जाएगा। हाँ, या डूब जाएगा। आपको मंजूर है? मैंने कहा हाँ मंजूर है, क्योंकि पहले ही दिमाग बना लिया था कि मंजूर है। तो मैंने कहा मंजूर है, तो बोले ठीक है, अब डे टू डे के काम आपको देखना है। अब उससे हुआ ये कि सारा डीपली जाके सारा नॉलेज लेना था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, 116 करोड़ का कर्जा कैसे हुआ, 140 लिटिगेशन के केसेस से 116 करोड़ का कर्जा, और 2 बड़ी यूनियन भी लाल बाउटा जैसी बड़ी यूनियन, छोटी मोटी नहीं, और एक अंदर के वर्कर जमाना भी था जबकि ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग होती थी जी। और मैंने कोशिश करना शुरू कर दी। जब वो 116 करोड़ का कर्जा था ना, तो वो कम कैसे होगा? तो किसी ने कहा बैंक के चेयरमैन को मिलेंगे, ये वो, तो मैंने कहा नहीं, हम फाइनेंस मिनिस्टर को जाके मिलेंगे ना, उनसे बात करेंगे। तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जिनके पास में बैंकिंग होता है, उनके पास हम गए, उनको वो सारा बताया, क्योंकि पेनल्टी और इंटरेस्ट इसकी वजह से 116 हो गया, वरना प्रिंसिपल तो कम था। तो आप अगर प्रिंसिपल करे तो मैं ये काम कर सकती हूँ, वरना कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि कौन देगा इतना 116 करोड़ का कर्जा, कौन देगा? और जहाँ पे प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ है ही नहीं वहाँ पर, जी। ठीक है, तो क्यों करेगा कोई? क्यों देगा कोई? और इंटरेस्ट माफ करे, प्रिंसिपल मैं दे दूंगी, ऐसे आपने बताया जी। तो मिनिस्टर ने बैंक के चेयरमैनों को फ़ोन कर दिया, IDBI को फ़ोन कर दिया, हमारे साथ में बैठो, OTS करो। उन्होंने ये कहा कि हम OTS करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुमको जो हमारे पैसे देने हैं वो 1 ही साल में देने हैं। 1 साल में अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो हम लोग OTS करेंगे। हम OTS कर सकते। तो जो मेरे मतलब बोर्ड पे थे, जो हम लोग मीटिंग में गए थे, वो सारे के सारे हाथ ऊपर करने लगे, 1 साल में इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो हम तो नहीं दे सकेंगे। लेकिन मैंने कहा हाँ हम दे देंगे। तो मेरे सारे बोर्ड मेंबर बोलते पागल हो गई, कहाँ से इतना पैसा आएगा और कहाँ से दोगे? अरे मैं बोले भाई समझते क्यों नहीं, 1 साल मिल रहा है, 1 साल में हम कुछ भी कर लेंगे। 1 साल मिल रहा है, कुछ भी कर लेंगे। भरोसा था, विश्वास था, बिल्कुल। और अगर नहीं बोलते हैं तो आज ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। तब ये लोगों ने मेरे हाँ में हाँ मिलाया, और ऐसा कुछ हुआ कि वाकई में मैंने 1 साल में इनको पैसा दिया। बहुत बढ़िया। और सिर्फ 1 साल में पैसा नहीं मतलब दिया ना, तो उन्होंने जो प्रिंसिपल था उसमें भी 25% मुझे माफ कर दिया। वाह वाह, वेरी गुड। तो ये थी सच्चाई की ताकत। है सब कहानी कल्पना जी की, और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आज हमने उनसे सुनी। हाँ जी। मुझे आशा है कि आपने इनकी बातों से प्रेरणा ली होगी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर भी मिलेंगे आपसे, कहीं ना कहीं प्रेरणा और लेंगे। सबसे ज़्यादा आभारी मैं हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बैठ के कुछ बात कर सकूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब आपके मन में कोई ऐसा जो भी प्रश्न होंगे कि मैं छोटे शहर से आके इस महानगर में कैसे कामयाब हूँगा या कामयाब हूँगी, वो विषय ज़रूर निकल गए होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है। निकले कि नहीं, या अभी भी कोई प्रश्न है? हेलो सर, मेरा नाम स्मिथ, BBA डिपार्टमेंट से हूँ। तो जैसे मैम ने और आपको भी ये सवाल पूछना था कि आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो आपके साथ बहुत लोग जुड़े रहेंगे जिनके साथ आपने ये बिज़नेस में हाथ बटाया, या फिर उनके साथ आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स बने। तो एक सवाल में, फिर एक सेशन में तो ये सब सवाल हमारे ख़त्म नहीं हो गए, फिर एक पूरा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा हम लोग को। तो हम आपके साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं आगे भी, या फिर ऐसे लोगों का एक सराउंडिंग कैसे बना सकते हैं? आपको कोई भी प्रश्न हो मेरे से, तो आप एक मेल ID पर, जो इस कार्यक्रम में देखने को मिलता है आपको, ये कार्यक्रम जी न्यूज़ पर हर रविवार रात को 10 बजे प्रसारित होता है, पर उसका मेल ID है yoursaarthi@such.org.in। उस पर आप मुझे प्रश्न कोई भी लिख के भेज सकते हैं। जितनी मेरी एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी जानकारी है, उसके अनुसार मैं
आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। गुड आफ्टरनून सर, मैं वरिश राय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ब्रांच से हूँ। सर मैं ओरिजिनली कर्नाटका से हूँ और मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के खोज में, और मैंने बचपन से उनको देखा है स्ट्रगल करते और बहुत हार्ड वर्क करते, एक स्टेबल लाइफ बिल्ड कर रहे हैं और इस मुंबई जैसे इस बड़े सिटी में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस जनरेशन में जिधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उधर सिर्फ सर्वाइव करना काफ़ी नहीं है, तो एक पर्सन को क्या माइंडसेट डेवलप करना चाहिए और क्या अलग करना चाहिए कि वो सर्वाइव से एक सक्सेसफुल कुछ करना इस सिटी में, क्या करना चाहिए उसको, और आपका डेफिनेशन क्या है सक्सेस का? एक पीस ऑफ एडवाइस आप देंगे हमारी जनरेशन को। ये सक्सेस का डेफिनेशन जो है इसका जवाब शायद नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। सक्सेस का पैमाना आपको अपना ही बनाना पड़ेगा, और कैसे सक्सेस मिले उसके लिए तो मैं जवाब बता सकता हूँ, दे सकता हूँ। उसका इलाज यही है कि जिस काम को भी करें आज के प्रेजेंट में इस मूवमेंट में रह के करें। अगर इस मूवमेंट में उस काम को करेंगे तो वो काम डायनामिक होगा, सटीक होगा और आप कामयाब होंगे। दूसरी बात, अपने आप पर विश्वास होना बहुत बड़ी एक आवश्यकता है सक्सेसफुल होने के लिए। और तीसरी बात, आप भले ही छोटे गांव से आए हैं लेकिन सपना छोटा मत देखिए और उस पर विश्वास करिए कि मुझे मिलेगा, उसके लिए काम करिए, आप कामयाब होंगे। आज भी 50% स्टार्टअप इंडिया में टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ से आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। आज जो व्यक्ति, जो यंग लड़का, आप जैसे लोग, यूथ, अगर आप छोटे गांव से आ रहे हैं तो आपको एडवांटेज है ना कि डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है कि गांव में कैसे खेती से लेकर के और वहाँ जो छोटा मोटा धंधा करने वाला व्यक्ति है वो कैसे चलाता है अपने बिजनेस को, वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं, जो चीज़ बहुत सी बार यहाँ की बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों को भी पता नहीं लगता है कि पूरे देश जो है आज भी 75% भारत है, इंडिया केवल 25% है। इंडिया और भारत में ये फ़र्क है, जो छोटी जगह रहने वाले लोग हैं वो मैं कहता हूँ भारत में रहते हैं, तो मुंबई जैसे बड़े शहर में रहते हैं वो इंडिया में रहते हैं। बहुत बार इंडिया में रहने वालों को पता नहीं है कि रियल भारत है क्या, तो वो आपके पास एडवांटेज है। और बड़े शहर को डेस्टिनेशन मत मानिए, उसको केवल एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखिए। ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है, उसका इस्तेमाल करो, लेकिन डेस्टिनेशन मत बनाओ। मैं आज भी, आप मानेंगे नहीं, हर महीने एक बार अपने गांव जाता हूं आज भी, क्योंकि वहां जा कर के जो मुझे तू तड़ाक करके बात करने वाला व्यक्ति, मुझे दूसरे रूप से समझने वाला व्यक्ति, वो वहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ तो मिस्टर चंद्रा कहने वाले लोग मिलेंगे, नमस्ते करने वाले लोग मिलेंगे, जिनको कुछ चाहिए वो लोग मिलेंगे, देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। एक्चुअली तो मैं कहूँगा कि जो छोटे शहर के लोग हैं वही लोग इस भारत की ग्रोथ स्टोरी को लिखेंगे। We have a tablet to be given to the best question, so I will invite Dharmadhikari for asking a good question. और इन्होंने पूछा था कि डर के ऊपर काबू कैसे पाया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।